हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे जल के बारे में। तो आपको पता ही है, जल है तो कल है, और जल है तो जीवन है। तो जल को उचित रूप से इस्तेमाल करना है, सदुपयोग करना है आपको, है ना। आज यही बताएगा आपको ये पाठ आपका। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। जल एक बहुमूल्य संसाधन। क्या है अपने लेसन का नाम? जल एक बहुमूल्य संसाधन। ठीक है, देखो भाई, जल जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये आपने अच्छी तरह पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है? नेचुरल संसाधन है ना। यस। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जो आपकी जमीन है ना, इसका कितना? 3/4 भाग, मतलब 70-71% भाग जो है ना, वो जल से ढका हुआ है। ठीक है ना। यस। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यानी कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी ना, 3.5 अरब वर्ष पहले, वो महासागरों से ही शुरुआत हुई थी जीवन की। ठीक है। यस। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए। कितने भाग को भैया? 2/3 भाग को महासागर ढके हुए हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना। ये जो बड़े बड़े महासागर है, ये 2/3 हिस्से को ढके हुए हैं। ठीक है ना, आपकी पृथ्वी का। ओके, 2/3 भाग को ढके हुए। पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। कितना परसेंट? 71% भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, मात्र 29% हिस्सा ही है आपके पास रहने के लिए, है ना। यस। जो लवणीय रूप में महासागरों में उपलब्ध है। और किस रूप में? लवणीय रूप में, यानी कि उसको पी नहीं सकते हैं आप। ठीक है ना, लवणीय रूप में महासागरों में उपलब्ध है ना। जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। बताओ आप, जल अगर नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहोगे, है ना। इसलिए जल का बहुत सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जल है तो कल है। ठीक है। यस। 22 मार्च बहुत महत्वपूर्ण डेट है ना। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है बेटा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अलवण जल या अलवणीय जल जो होता है, जिसमें लवण नहीं होता है, ठीक है। अलवणीय जल 2.7% ही है मात्र। कितना है? 2.7% ही है मात्र। 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। मतलब जल का जो 70% भाग है ना, वो अंटार्कटिका महासागर जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, ठीक है ना, उस महाद्वीप पे, ग्रीनलैंड जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसके आसपास या उसमें, और पर्वतीय प्रदेश जो है वहां पर पाया जाता है। इतना भाग तो आपका। ठीक है। और 1% जल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है मात्र। कितना है? सिर्फ 1% जल जो पीने योग्य है। ठीक है ना। यहाँ भौम जल, भौम जल का मतलब क्या बेटा? जो भूमि के अंदर पाया जाता है वो भौम जल, है ना। ये भौम जल नदियों और झीलों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जलवाष्प के रूप में भी पाया जाता है। नदियों, झीलों, तालाबों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है ना। मतलब जो पीने योग्य जल है वो नदियों में भी पाया जाता है, झीलों में भी पाया जाता है, जमीन के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है ना। तो कई जगहों पर पाया जाता है, लेकिन है ले कितना हो कुल जल का? सिर्फ 1%। ठीक है। यस। इसको छोड़ देना, ये यहाँ पे देखना। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। कई बार हम कर देते हैं ना, हाँ बूंद टपक रहा है, चलने दो उस नल को, काहे परेशान होते हैं उसको बंद करने में। तो समझ जाइए, अगर साल भर ऐसे ही वो एक एक बूंद टपकता रहा तो 1200 लीटर जल जो है ना, बेकार हो जाएगा, है ना। यस। तो 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। जल की अवस्थाएं देखिए आप लोग, 3 अवस्थाओं में उपलब्ध है आपका जल। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में जल उपलब्ध है। ठोस अवस्था में जल किस रूप में? बर्फ के रूप में या हिम के रूप में उपलब्ध है। हिम का मतलब बर्फ ही है ना।
तो ठोस अवस्था रहता है बर्फ, ठोस। अगर पिघलेगा तो क्या बनेगा? बर्फ, पानी बन जाएगा। तो ठोस अवस्था में बर्फ के रूप में, ठीक है। द्रव अवस्था में देखेंगे तो झीलों, नदियों और भौम जल के रूप में उपलब्ध है भैया। ये द्रव में रहता है ना, रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है ना। गैसीय अवस्था में देखें तो वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित है। गैस के रूप में अगर देखें तो वायु क्या है? गैसीय। और उसमें कैसे रहता है? जलवाष्प के रूप में रहता है आपका जल, ठीक है। यस, तो ये तीन अवस्थाएं इसकी। जल प्रबंधन की बात करें तो वर्षा के पानी का बाद में उत्पादक कामों में इस्तेमाल के लिए इकट्ठे करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है भैया। भाई कई जगहों पर आपने देखे होंगे तालाब बने हुए हैं, है ना। तो उन तालाबों में क्या होता है? वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये क्या किया जा रहा है? कहीं ना कहीं जल प्रबंधन किया जा रहा है ना। बाद में इस तालाब का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है ना। पशुओं के पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। कई तरह से उस पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जल प्रबंधन कहलाता है ना। जल का उचित तरह से प्रयोग करना, है ना। आगे देखिएगा, भौम जल। भौम जल जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम स्तर का मतलब कुल मिलाकर वही है, भूमि के अंदर जो मिट्टी की जो परत होती है ना, उन परतों के बीच में जो रिश्ता हुआ जल रहता है ना, अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? भौम जल, ठीक है। जल संरक्षण, जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और सावधानी बरतें जिससे जल व्यर्थ ना हो। तो ये आता है किसके अंतर्गत? जल संरक्षण। यानी कि आपको जितना जल लग रहा है उतना ही आप इस्तेमाल करें, ठीक है ना। फालतू व्यर्थ में जल को ना बहाएं, ठीक है। सावधानी से उसका इस्तेमाल करें, ठीक है, जिससे किसी भी तरह से जल व्यर्थ में ना चला जाए। तो क्या हो जाएगा? ये जल संरक्षण हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके। संचित भौम जलों के भंडारों को जल भर कहते हैं। संचित भौम जल जो है, जो इकट्ठा भूमि का जल जो है भौम जल, उनके भंडारों को क्या कहा जाता है? जल भर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल भर कहते हैं। ये यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, ये आगे आएगा आपका पॉइंट, ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्य सत्य अथवा असत्य देखना है। भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सत्य बात है कि भौम जल है विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। ओके, दूसरा देखिए, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। बिल्कुल असत्य बात है भाई। शहरों में क्या जल की कमी नहीं है क्या? बिल्कुल है। देखा होगा आप लोगों ने, कई लोग एक टैंकर के पास में आके भीड़ लगा लेते हैं। लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। काफी देर बाद उनका नंबर आता है। कई बार तो लड़ाइयां देखने को मिलती है क्या नहीं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी है, शहरों में भी जल की कमी है, ठीक है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है। बिल्कुल गलत बात है ये भी, ठीक है ना। तो गा असत्य है। वर्षा जल का चरम स्रोत क्या है? सत्य है। वर्षा जल जो, वर्षा का जो जल है वो जल का क्या है? चरम स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो वर्षा ही है हमारे पास में जल का, है ना। तो इसलिए बोलते हैं चरम स्रोत है, सत्य है, ठीक है। समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है ना। भौम जल या भूमिगत जल जो होता है उसकी फिर से पूर्ति कैसे होती है? वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर पेड़ के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। मतलब सीधी सी बात है, जो वर्षा का जो जल है ना वो, और जो अन्य स्रोत है जैसे नदियां वगैरह है, तो नदियों में जब पानी बहता रहता है तो ये पानी धीरे धीरे रिस के कहाँ चला जाता है? मिट्टी के अंदर चला जाता है, ठीक है। ओके, रिक्त स्थानों में और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? भूमि के अंदर जो जल का रिसाव होता है ना, जल आना जाना करता है ना जमीन के अंदर ही अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतःस्यंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्यंदन कहता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। इस प्रक्रम द्वारा, किस प्रक्रम द्वारा? पानी गिरेगा, फिर से रिसेगा, फिर आप नलकूपों के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा उस पानी को निकाल लेंगे, फिर अगले साल पानी आएगा, फिर वो रिसेगा मिट्टी के अंदर। इस तरह से लगातार क्या होता रहता है? ये काम चलता रहता है। इस तरह से हम जल की आपूर्ति कर पाते हैं, ठीक है ना।
भौमजल की पुनःपूर्ति हो पाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों, सेल मतलब क्या, चट्टान, चट्टानों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। कई जगहों पे ऐसा देखने को मिला है हमें, है ना, कि जो सेल होती है, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है, उनके नीचे भी जल जो है वो संचित रहता है, इकट्ठा रहता है ना, हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। इस प्रकार जो संचित जल है ना, इनके बड़े बड़े जो भंडार है, उन भंडारों को क्या कहते हैं हम लोग, उन भंडारों को कहते हैं हम लोग जलभर। क्या कहते हैं, क्योंकि वहां जल भरा हुआ रहता है तो इसलिए बोलते हैं जलभर। ठीक है, ओके। जल भरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकला जाता है। अब भैया आपने देखा होगा कहीं पे ट्यूबवेल लगवाई जाती है, कहीं हैंडपंप लगता है, तो ये जो जल भर के जो बड़े बड़े भंडार है ना, वहां से लाइन अटैच हो जाती है ना। कहीं पे देखा होगा आप लोगों ने कि बिल्कुल पानी निकलता ही नहीं है ट्यूबवेल में, और कहीं पे बहुत पानी निकलता है। वो जो बहुत पानी निकलता है ना, वो कहीं ना कहीं जो जल भर वाली सिचुएशन बनती है जमीन के अंदर, वो लाइन मिल जाती है, ठीक है ना, तो बहुत पानी निकल जाता है। और कहीं पे बिल्कुल भी दूर दूर तक लाइन मिलती ही नहीं है, तो सूखा हो जाता है हॉल, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गई कहानी। ओके, अगला देखते हैं बेटा। किसी गली में 50 घर है, आपकी गली में ही होंगे इतने तो, है ना, जिनके लिए 10 नलकूप मतलब ट्यूबवेल लगाए गए। नलकूप का मतलब क्या, ट्यूबवेल। भौमजल स्तर पर इसकी दीर्घावधि प्रभाव क्या होगा। भाई 50 घर की पानी की पूर्ति करने के लिए 10 ट्यूबवेल लगाए गए हैं, है ना। अब ये 10 ट्यूबवेल लगातार पानी को खींचेंगे जमीन में से, तो लंबे समय के बाद क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो बेटा, अगर 50 घरों के लोग 10 नलकूपों का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जल की कमी को कुछ समय के लिए तो वो पूरी कर लेंगे, ठीक है ना, नलकूपों के माध्यम से खींच लेंगे, है ना। थोड़ा सा लिखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो जाती है, आप समझ लिया करो, ठीक है, नो टेंशन। कि भाई नलकूपों के माध्यम से जल खींचेंगे वो, लेकिन कुछ समय तक तो वो अपनी क्या कर लेंगे, पूर्ति कर लेंगे। लेकिन दीर्घावधि में क्या होगा, हमारा जो भौम जल है, भूमि का जल जो है, वो क्या हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, है ना। हाँ, फिर आपने देखा होगा कि ट्यूबवेल जब गर्मी का समय आता है तो बहुत सारी ट्यूबवेलें बोल जाती है मतलब उनमें पानी की कमी हो जाती है। फिर रुक रुक के पानी देती है, वो थोड़ी देर रुकेंगी फिर चलेंगी, रुकेंगी फिर चलेंगी, या फिर एक निश्चित दर से पानी भी देगी अगर, तो वो कम पानी रहेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो जल की कमी होती है कि नहीं होती है, होती है। अगर इन नलकूपों को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो भौम जल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लंबे समय तक अगर आप ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते ही जाएंगे तो भौम जल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो आपको देखने को भी मिलता है कि नहीं, यही बताया उदाहरण मैंने, है ना। पानी की कमी आ जाएगी तो ट्यूबवेल भी कहां से ला के देगी, ठीक है ना। और भौम जल स्तर गिर जाएगा और भूमि का जल स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रखरखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है ना, गार्डन जो है उसका रखरखाव करना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप बताइए सदुपयोग करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप, ठीक है। तो देखो, बगीचे के रखरखाव के लिए जल आवश्यक है ना, और जल का उपयोग करने के लिए हम बूंद सिंचाई का इस्तेमाल उपयोग करेंगे। कौन सी सिंचाई, बूंद सिंचाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है, जो व्यास कम व्यास के जो पानी के पाइप होते हैं उनके द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है ना। तो इससे क्या होता है भैया कि गहराई तक पानी चला जाता है, क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा देते हैं, है ना। कम व्यास वाले पाइप जो रहते हैं वो प्रेशर ज्यादा देते हैं, ठीक है। पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है, पौधों की जड़ों तक जल पहुंचा देती है। कौन, ड्रिप सिंचाई, ठीक है ना, यस। तो बगीचे में काफी लोग क्या करते हैं, बगीचों में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि जड़ों तक अच्छे से पानी पहुंच जाए और कम पानी में अधिक काम हो जाए, ठीक है, यस। भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। जो भूमिगत जल है उसका क्यों वो नीचे गिरता है, इसके कारण आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो भाई, आप जल का बढ़ती आबादी के कारण जहां जल की आवश्यकता बढ़ी है, सीधी सी बात है, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है सर, जल तो वही है ना, तो सीधी सी बात है कि जल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो रही है लगातार, ठीक है ना, यस। तो जनसंख्या बढ़ने भी एक कारण है,
वहीं प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी समय के साथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी कम होती लगातार जा रही है, कम हो रही है। ठीक है, स्पष्ट है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता कम हो जाने के चलते, बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, जल कम हो रहा है। इसके चलते भूमिगत जल पर भी दबाव बढ़ा है। भूमि के अंदर जो जल है उसके ऊपर क्या बढ़ा है, दबाव। अब आप देख रहे हैं कितनी सारी ट्यूबवेल लगाते हैं लोग, आमतौर पर आपको ट्यूबवेल मशीन जो होती है वो दिखाई दे देती होगी, ठीक है ना। हाँ, दबाव बढ़ा है, जिसका परिणाम इसके गिरते स्तर के रूप में सामने आया है, जल स्तर के गिरने के रूप में सामने आया है, ठीक है ना। यस, दूसरा कारक है बढ़ते औद्योगिकरण, बढ़ता औद्योगिकरण भी एक बड़ा कारण है भैया, ठीक है ना। तथा गांवों से शहरों की ओर तेजी से पलायन। आज आप देख रहे हैं लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्यों, नौकरी के लिए, पैसे कमाने के लिए, है ना, रोजगार प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। तो ये पलायन भी एक इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जिम्मेदार है। गांव में शहरों की ओर तेजी से पलायन तथा फैलते शहरीकरण ने भी अन्य जल स्रोतों के साथ भूमिगत जल स्रोत पर भी दबाव उत्पन्न किया है ना। शहरीकरण ने भी कहीं ना कहीं क्या किया है, भूमि पर जल का दबाव बढ़ाया है, ठीक है। भूमिगत जल स्तर के तेजी से गिरने के पीछे, भूमिगत जल स्तर के तेजी से गिरने के पीछे ये सभी कारक भी जिम्मेदार रहे हैं। जितने भी कारक आपको बताए गए हैं सब कारक क्या है, जिम्मेदार है। शहरीकरण, औद्योगिकरण, है ना, गांव से वही शहरों की ओर पलायन, जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है ना। ये खाना पकाने के लिए जलाऊ लकड़ियां जो होती है, जलाऊ लकड़ी काटने के कारण मृदा की नमी घट रही है भैया। अब खाना पकाने के लिए लोग कई सारे क्या कर रहे हैं, आज भी वो लकड़ी काट के लाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना उसमें जो नमी रहती है वो कम होती है ना। मिट्टी में नमी का कम हो जाना, घट रही है, जिस कारण भी स्तर तेजी से गिर रहा है, भूमिगत जल का स्तर या भौम जल का स्तर गिर रहा है लगातार, ठीक है। तो ये प्रमुख कारण है भौम जल स्तर के नीचे गिरने के, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के, ठीक है। रिक्त स्थानों की उचित शब्द भरकर पूर्ति करना है, ठीक है। भौम जल प्राप्त करने के लिए तथा का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है भैया, तो नलकूप और हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं आप लोग खूब लपक के, ठीक है। भौम जल प्राप्त करने के लिए नलकूप तथा हैंडपंप का उपयोग होता है ना। जल की तीन अवस्थाएं और है, जल की तीन अवस्थाएं, बर्फ, जल और जलवाष्प, है ना। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में जल है ही सही, और वायु की मतलब हाँ ठोस द्रव गैस अवस्था में जो है वो जलवाष्प, ठीक है। भूमि की जल धारण करने वाली परत क्या कहलाती है भैया, तो अंतः स्पंदन कहलाती है, अंतः सेंदन या अंतः स्पंदन कहलाती है, ठीक है ना। ओके, जल, भूमि में जल के अवस्नवरण के प्रक्रम को कहते हैं जल भर, यानी कि संचित भंडार जो है उनको क्या कहते हैं, जल भर कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है भाई, कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है, औद्योगिकरण, उद्योग उत्तरदायी नहीं है बेटा, क्या कहता हूं, नहीं है। औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, अत्यधिक वर्षा, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, अत्यधिक वर्षा, ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। सही विकल्प का चयन करना है आपको, सही विकल्प का चयन करना है। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, विश्व की सभी झीलों और नदियों में जो टोटल जल की मात्रा है वो नियत रहती है क्या, बताइए। तो विश्व में जल की कुल मात्रा तो नियत है, क्या है, सॉरी ये तो हाँ सिंपल सी बात है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सत्य सत्य में कि भाई सारे जितने भी नदियां हैं, झीलें हैं, उनमें जल की मात्रा नियत है क्या, बताइए, सही आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है क्या, नियत रहती है क्या, ये बताना है आपको। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है क्या, या फिर विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, तो विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, यह सही विकल्प है हमारा, विश्व में जल की कुल मात्रा निश्चित है, ठीक है ना।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना भी और अपनों का भी। थैंक यू।